स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, आखिर ये काम कैसे करती है? हमारे पास जो सामग्री है वो ये बताती है कि भाई बॉब डिलन के गाने हो या 3M का स्कॉच टेप या फिर पिक्सार की फिल्में, ये नए विचार आते कहाँ से हैं, कैसे पनपते हैं? अक्सर हमें लगता है ना कि ये बस कुछ खास लोगों के पास ही होती है, कोई जन्मजात प्रतिभा। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि नहीं, ये एक प्रक्रिया है और इसमें निराशा, ध्यान भटकना, यहाँ तक कि आप किस रंग के कमरे में बैठे हैं, ये सब मायने रख सकता है। तो चलिए इन स्रोतों के साथ इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्रक्रिया थोड़ी क्या कहते हैं विरोधाभासी सी है। कभी लगता है कि ढीला छोड़ दो, आराम करो तो आइडिया आएगा, और कभी लगता है कि नहीं, घंटों की कड़ी मेहनत चाहिए। और ये स्रोत बताते हैं कि विज्ञान भी अब दिमाग के इन पैंथरों को समझने लगा है। तो सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि क्रिएटिविटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। स्रोत इसे कैसे चुनौती देते हैं? वो नीले रंग वाला एक्सपेरिमेंट क्या था? क्या सच में रंग दिखने से फर्क पड़ता है? हाँ, वो प्रयोग तो यही दिखाता है कि बाहरी चीजें मतलब माहौल असर डाल सकता है। पर इससे भी गहरी बात है दिमाग के काम करने का तरीका, खासतौर पर दिमाग का दाहिना हिस्सा, राइट हेमिस्फेयर। पहले से उतना जरूरी नहीं मानते थे, पर अब पता चल रहा है कि यही हिस्सा है जो दूर दूर के अलग अलग तरह के विचारों को जोड़ता है। जैसे वो मार्क बीमन के मरीज थे ना? हाँ, मैंने पढ़ा था। जिनके दाहिने हिस्से में चोट थी, वो चुटकुले या इशारे नहीं समझ पाते थे क्योंकि वो उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ ही नहीं पा रहे थे। और यही क्षमता चाहिए होती है इनसाइट के लिए, मतलब वो अचानक से आने वाले आइडियाज। अच्छा, तो ये इनसाइट वाला पल, वो यूरेका मोमेंट, स्रोत कहते हैं कि ये अक्सर तब आता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं जी। जैसे बॉब डिलन बिल्कुल हताश थे तब गाना लिखा, या वो पोस्ट इट नोट्स वाला आइडिया किसी बोरिंग सी मीटिंग में आया था। सही पकड़ा, ये दिमागी आराम से जुड़ा है। अल्फा तरंगे होती है ना दिमाग में। हाँ, अल्फा वेव्स। हाँ, वो तब बढ़ती हैं जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, पर जगे हुए, जैसे नहाते समय या शायद टहलते हुए। इस डिफॉल्ट मोड में दिमाग का वो दाहिना हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ऐसे कनेक्शन बना लेता है जो शायद फोकस करते वक्त ना बने। इसीलिए तो 3M जैसी कंपनी अपने कर्मचारियों को कहती हैं कि भाई 15% टाइम अपने प्रोजेक्ट पर लगाओ। वो जानते हैं कि कभी कभी ध्यान भटकाना भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ आराम करने से तो बात नहीं बनेगी ना। मतलब मिल्टन ग्लेजर ने आई लव NY लोगो टैक्सी में सोचा, पर वो लगातार उस प्रॉब्लम के बारे में सोच तो रहे थे ना। तो फिर फोकस, मेहनत, उसका क्या रोल है? बिल्कुल सही। यहीं पे दिमाग का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा काम आता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका काम है ध्यान लगाना, फोकस करना, आइडियाज को परखना, उनमें सुधार करना। तो जहां दाहिना हिस्सा आइडियाज का जाल फैलाता है, वहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उनमें से काम के आइडिया चुनता है, उन्हें तराशता है। जैसे वो कवि थे W.H. ऑर्डन, वो घंटों अपनी कविताओं को परफेक्ट करने में लगाते थे। हाँ, वो बेंजीडीन वाली बात शायद थोड़ी एक्सट्रीम है, पर वो दिखाती है कि फोकस और परिश्रम कितना जरूरी है। तो असल में क्रिएटिविटी इन दोनों का मतलब ढीला छोड़ने और ध्यान लगाने का एक संतुलन है। ये संतुलन वाली बात वाकई दिलचस्प है। और क्या यही संतुलन हमें माहौल और दूसरों के साथ इंटरैक्शन में भी दिखता है? जैसे वो पिक्सर का ऑफिस डिजाइन, कि लोग एक दूसरे से टकराते रहें, बाथरूम भी सेंट्रल एरिया में। हाँ, निश्चित रूप से पिक्सर का उदाहरण कमाल का है। वो जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां अलग अलग टीमों के लोग मिलें, बात करें। उनका मानना है कि इन्हीं अचानक होने वाली मुलाकातों से नए आइडियाज निकलते हैं। और यही चीज बड़े पैमाने पर देखें तो सिलिकॉन वैली की सफलता का भी एक राज है। वहां खुलापन है, नेटवर्किंग है, लोग अलग अलग कंपनियों में होते हुए भी आइडियाज शेयर करते हैं। इसकी तुलना आप रूट 128 से करें, जहां कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे काम करती थीं और पिछड़ गईं। यह दिखाता है कमजोर संबंधों की ताकत। मतलब वो लोग जिनसे हम रोज नहीं मिलते, वो अक्सर नया नजरिया लाते हैं। अच्छा, जैसे शहरों का घना होना भी शायद इसी तरह काम करता है। ज्यादा लोग, ज्यादा टकराव, ज्यादा आइडियाज। बिल्कुल, विचारों का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। और एक और बात थी, आउटसाइडर एडवांटेज।
क्या ऐसा भी होता है कि समाधान किसी ऐसे इंसान से आए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो ही ना? वो इंसेंटिवो वेबसाइट का जिक्र था। हाँ, ये बहुत होता है। आउटसाइडर एडवांटेज इसीलिए काम करता है क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति है वो उस फील्ड की बनी बनाई सोच, नियमों और सीमाओं में बंधा नहीं होता। वो एकदम नए नजरिए से प्रॉब्लम को देखता है। इनसेंटिव पर यही तो होता है। कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है और उसका हल कोई बायोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट निकाल लाता है। और सिर्फ फील्ड ही नहीं, शारीरिक या मानसिक दूरी भी मदद करती है। जैसे विदेश में रहने वाले छात्र वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर पाए गए, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जानी पहचानी दुनिया से हटकर सोचते हैं। हाँ, दिमाग बंधनों से थोड़ा आजाद महसूस करता है। एक आखिरी चीज जो थोड़ी चौंकाने वाली लगी मुझे, वो थी आलोचना का महत्व। आमतौर पर तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में कहते हैं कि कोई आलोचना नहीं, बस आइडियाज आने दो। हाँ, ये एक बड़ा मिथक है। एलेक्स ऑसबॉर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया था बिना आलोचना के। पर बाद के शोध बताते हैं कि ये उतना कारगर नहीं है। असल में स्वस्थ बहस, विचारों की आलोचना, इससे ज्यादा और बेहतर आइडियाज निकलते हैं। जब आपके आइडिया को चुनौती मिलती है तो आप उसके बारे में और गहराई से सोचते हैं, उसकी कमियों को पहचानते हैं। पिक्सर में ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग्स होती हैं जहां वो फिल्मों के शुरुआती कट्स पर खुलकर चर्चा करते हैं, कमियां बताते हैं। स्टीव जॉब्स का भी यही तरीका था शायद एप्पल में। बिल्कुल, खुलकर ईमानदारी से फीडबैक देना, चाहे वो सुनने में अच्छा न लगे। इससे होता ये है कि जो सतही आइडियाज हैं वो छट जाते हैं और जो वाकई मजबूत आइडिया हैं वो और निखर कर सामने आते हैं। तो इन सब बातों को समेटे तो ये समझ आता है कि क्रिएटिविटी कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये कई चीजों का एक जटिल मिश्रण है जी। इसमें दिमाग को ढीला छोड़ना भी है ताकि नए कनेक्शंस बने जी। और फिर उन आइडियाज को पकड़ने और निखारने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस भी है। अकेले सोचना भी जरूरी है, पर दूसरों से मिलना, बात करना, बहस करना, सहयोग करना ये भी उतना ही जरूरी है। और यहाँ तक कि आलोचना भी फायदेमंद हो सकती है जी। अगर वो सही तरीके से की जाए। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना हम सबके लिए फायदेमंद है, चाहे हम किसी भी काम में हो। ये सिर्फ मतलब कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। ये सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है जिसे हम सब अपने जीवन में, अपने काम में विकसित कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए खुलापन चाहिए, सहयोग चाहिए, जोखिम लेने की हिम्मत चाहिए, असफलता को स्वीकार करना जरूरी है, तो हम अपने रोजमर्रा के सिस्टम्स, स्कूल हो, ऑफिस हो, शहर हो, उन्हें असल में ऐसा कैसे बनाएं कि ये सारी बातें सिर्फ किताबों में ना रहें, बल्कि हमारी असलियत का हिस्सा बने, जहां नए विचार आसानी से पनप सकें।